दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। और हमें अगली खबर बता दें कि मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस, उठाएगी चीन विवाद समेत ये मुद्दे। जी हाँ, बता दें कि संसद के मानसून सत्र के 10 सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है और इस सत्र में कांग्रेस लद्दाख में चीन के साथ सीमा गतिरोध और फेसबुक के कथित साठगांठ जैसे मुद्दों को उठाकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को घेरने की कोशिश करेगी। इसे लेकर पार्टी सांसदों के साथ मिलकर रणनीति तैयार कर रही है। मानसून सत्र में कांग्रेस को कोविड-19 महामारी से निपटने असफल रही मोदी सरकार पर हमला बोल सकती है। कांग्रेस कोरोना के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट, बेरोजगारी और कृषि संकट जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकती है। कांग्रेस के पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीमा रेखा पर बयान की मांग करेगी। खासकर 19 जून की सर्वदलीय बैठक में उनकी टिप्पणी के बाद कि लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में चीनी बलों द्वारा कोई घुसपैठ नहीं की गई है। और हमें तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि मुगल काल का पहला शासक कौन था। इसका जवाब आपको वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमनेस लेके जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। अगली खबर निकल कर आ रही है अवमानना केस में एससी ने सुरक्षित रखा फैसला। प्रशांत भूषण से 24 अगस्त तक बिना शर्त माफी मांगने को कहा। जी हम बात कर रहे हैं कि अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना से जुड़े बयान पर विचार करने के लिए 24 अगस्त तक का वक्त दिया है। हालांकि प्रशांत ने कोर्ट में ही कहा है कि मुझे समय देना कोर्ट के समय की बर्बादी होगी क्योंकि यह मुश्किल है कि मैं अपने बयान को बदल लूं। वहीं केंद्र सरकार के वकील के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से सजा न देने की अपील की है। प्रशांत भूषण ने सजा पर बहस टालने और रिव्यू पिटीशन लगाने का मौका देने की अर्जी लगाई थी। भूषण ने सजा पर सुनवाई दूसरी बेंच में करवाने की अपील की थी लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा कि हम जो भी सजा तय करेंगे उस पर अमल पुनर्विचार याचिका पर फैसले तक स्थगित रखा जा सकता है, लेकिन इस मांग को नहीं माना जा सकता कि अभी सजा पर बात ही ना हो। तो दोस्तों जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई को सौंप दिया गया है, तो क्या ऐसा करने से अब उनके फैंस को, उनके परिवार वालों को इसका इंसाफ मिल सकेगा? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और हमें अगली खबर बता दें कि अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहली बार हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक। फारूक अब्दुल्ला केंद्र पर बोला हमला। जहाँ बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर पर कल विभिन्न दलों के नेताओं की एक अहम बैठक हुई और इस मीटिंग में पूर्व सीएम ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोग आज सबसे दयनीय स्थिति में हैं, व्यवसाय शून्य है, पर्यटन शून्य है, हर जगह पीड़ा है। बता दें कि घाटी की वर्तमान स्थिति पर एनसी अध्यक्ष और सांसद फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी नेताओं से सिलसिलेवार बैठकें करने का फैसला किया है। कल यानी गुरुवार को फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई। मालूम हो कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद ये पहला मौका है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक बुलाई गई थी। प्रदेश प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय में किसी भी नेता को हिरासत या नजरबंद रखे जाने से इनकार को आधार बनाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक का दौर शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल सिर्फ उन्हीं नेताओं के साथ बैठक होगी जिन्हें नजरबंदी और हिरासत की बात से प्रशासन ने इनकार किया है। और वहीं अगली खबर बता दें कि वाइस प्रेसिडेंट की उम्मीदवारी स्वीकार कर कमला हैरिस ने रचा इतिहास, ट्रंप को बताया असफल नेता। जी हम बात करें कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में चुनाव की लहर है। वर्तमान के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल पूरा होने को है और ऐसे में नवंबर महीने के पहले मंगलवार यानी 3 नवंबर को होने वाले चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देने के लिए इस बार राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जो बिडेन मैदान में है, इस चुनाव का भारत से भी कनेक्शन है क्योंकि अमेरिका की राजनीति का बड़ा चेहरा कमला डी हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि कमला हैरिस की मां एक भारतीय थी। इस बीच बुधवार को डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी स्वीकारने के बाद कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के असफल बताने वाले दिग्गज नेताओं जैसे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन की लिस्ट में अब कमला हैरिस भी शामिल हो गई हैं। और आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्रंप पर कोरोना वायरस महामारी को राजनीतिक हथियार में बदलने का आरोप लगाया है। कमला हैरिस ने अपने प्रशंसकों और समर्थकों से राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन को वोट देने को
को कहा, क्योंकि वही अमेरिका में रहने वाले सभी नागरिकों को एक साथ ला सकते हैं। अपने भाषण में कमला हैरिस ने ट्रंप के इतिहास का सबसे विफल नेता बताया और उनकी असफलता की कई वजह भी गिनाई। बता दें कि कमला से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी लोगों से जो बिडेन के लिए वोट करने की अपील कर चुके हैं। और दोस्तों आप जानते हैं अगली खबर में क्या है। देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना मामले 28,35,000 के पार, 53,994 लोगों की गई है जाने। पिछले 24 घंटे में 69,652 नए मामले। हम बात करें कि देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 28,35,000 के पार पहुंच चुकी है। कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक के 28,35,822 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 20,96,068 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 53,994 लोगों की जान भी जा चुकी है। देश में अभी तक के 6,85,231 एक्टिव केस हैं। और वहीं अगली खबर में जाते तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि लिपुलेख में चीन की जबरदस्त सक्रियता, मिसाइल तैनाती की तैयारी कर रहा है ड्रैगन। जी आपको बता दें कि भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर एक और चीन शांति स्थापित करने का दावा करता है और वहीं दूसरी ओर नेपाल अब बातचीत में दिलचस्पी दिखा रहा है। हालांकि जमीन पर जो स्थिति है उससे इन दोनों के ही इरादों पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लिपुलेख में चीन ने मिसाइल तैनात करने के लिए साइट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और इस दावे को अब सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों से बल भी मिल रहा है। लिपुलेख वही इलाका है जिसे लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद गरमाया है। अगली खबर बता दें कि भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में सूरत दूसरे नंबर पर। टॉप 10 में 4 शहर सिर्फ गुजरात से ही। जहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की गई, जिसमें देश के सबसे स्वच्छ शहरों के नाम बताए गए। सबसे स्वच्छ शहरों में मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार चौथी बार पहले नंबर पर रहा और वहीं गुजरात का सूरत दूसरे नंबर पर रहा। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात रही है। भारत के 10 सबसे स्वच्छ शहरों में से इस बार 4 सिर्फ गुजरात के ही है। हाजी, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा के साथ 5वें नंबर पर गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, जबकि इसी राज्य का राजकोट 6वें नंबर और वडोदरा 10वें नंबर पर रहे हैं। इस तरह गुजरात के चारों महानगर टॉप 10 की सूची में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि सुशांत सिंह केस को लेकर है कि मुंबई पहुंची सीबीआई, 3 हिस्सों में बटी टीम। सबसे पहले इनसे हो सकती है पूछताछ। जी आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले की जांच शुरू करने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की टीम गुरुवार शाम को मुंबई पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई मुंबई पहुंची है और सुशांत 14 जून को अपने घर में मृत मिले थे। उन्होंने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। अभी तक मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और अब सीबीआई मामले की जांच शुरू करने जा रही है। आपको बता दें सीबीआई ने इस मामले की जांच के लिए 10 सदस्यों की एक एसआईटी गठित की है। आईपीएस मनोज शशिधर के नेतृत्व में ये एसआईटी गठित की गई है। गू सीबीआई अधिकारी सबसे पहले सुशांत के फ्लैट में उनके साथ रहने वाले एक्टर से पूछताछ होगी। सीबीआई उन बैंक अधिकारी से पूछताछ करेंगे जहां सुशांत का अकाउंट था। साथ ही उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से भी जल्दी ही सीबीआई पूछताछ कर सकती है। मामले में सबसे ज्यादा आरोप रिया पर ही हैं। सुशांत के परिवार ने रिया के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। सुशांत के पिता ने पटना में रिया के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाना, धोखाधड़ी और साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया था। सीबीआई की जांच बिहार पुलिस की एफआईआर पर बेस्ड होगी। जांच के लिए सीबीआई की टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक टीम केस के दस्तावेज जैसे केस डायरी, मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक्स रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट और गवाहों के बयान की कॉपी जमा करेगी। दूसरी टीम रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से जुड़े लोग, सुशांत के मैनेजर और उनके स्टाफ से पूछताछ करेगी और तीसरी टीम इस मामले में किसी रंजिश या हत्या जैसी स्थिति को देखेगी। यही टीम सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट भी करेगी। ईडी से भी सीबीआई मामले की जानकारी लेगी। ईडी पहले से ही मामले में लेन-देन से जुड़ी जांच कर रही है। और हमें बता दें कि पंजाब ने जारी किए लॉकडाउन के नए रूल। सीएम अमरिंदर बोले बस बहुत हुआ। जी आपको बता दें कि पंजाब में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के लुधियाना, पटियाला और जालंधर जिले में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं, जहां रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कल राज्य के सभी 167 शहरों और कस्बों में शुक्रवार से वीकेंड लॉकडाउन और रात 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू के विस्तार के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें, पंजाब में कोरोना वायरस मामलों के तेजी से वृद्धि को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक में हालात की समीक्षा की। इसके बाद राज्य में आपात कदम उठाने की मांग की। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई आपात कदम उठाने की घोषणा की है। राज्य के शहरों और बड़े कस्बों में अब शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही बसों और अन्य वाहनों में 50% यात्री ही सफर कर सकेंगे। ये व्यवस्था शुक्रवार से लागू होगा। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि कमलनाथ ने विज्ञापन के जरिए राजीव गांधी को दिया श्री राम मंदिर निर्माण का श्रेय। जी हां, हम बात करें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलनाथ ने पूर्व पीएम राजीव गांधी के 76वें जन्मदिन पर विज्ञापन जारी कर उन्हें श्री राम मंदिर निर्माण की नींव रखने वाला पहला शिल्पी बताया। कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने अपनी चेन्नई में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अयोध्या में ही श्री राम का मंदिर बनेगा। उन्होंने ही 1986 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को मनाकर श्री राम जन्मभूमि स्थल के ताले खुलवाए और भक्तों को भगवान श्री राम के दर्शन का अवसर दिया। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। आपको बता दें, गोल्ड खरीदने का है गोल्डन चांस। 2 दिन में 1600 रुपए सस्ता। जानिए सराफा बाजार में क्या है भाव। जहाँ आपको बता दें कि लगातार दूसरे दिन सोने चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर सोने का भाव 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे फिसल चुका है। सोने में आज 700 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख रही है, जबकि चांदी के भाव 1400 रुपए से ज्यादा गिरकर 67,000 रुपए प्रति किलो के नीचे चले गए हैं। 2 दिनों में सोना 1600 रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया है। और वहीं चांदी 2 दिनों में करीब 3,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। विदेशी बाजारों में भी सोना $2,000 के नीचे आ चुका है। कॉमेक्स पर सोना $1,950 प्रति औंस तक फिसल चुका है। और दोस्तों, में अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें, देश के कई राज्यों में आज बरस सकती है आसमान से आफत। IMD ने दी है चेतावनी। आपको बता दें कि देश की राजधानी भारी बारिश से परेशान है। परसों रात हो रही बरसात के कारण दिल्ली की सड़कों पर कई जगह पानी भर गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जल जमाव के कारण लोगों को ऑफिस जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ घंटों के दौरान दिल्ली NCR समेत देश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है। अगले कुछ घंटे के दौरान पूरी दिल्ली, IGI एयरपोर्ट, दादरी, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, सोहना, मोदीनगर, पिलखुआ, बुलंदशहर, सिकंदराबाद में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।